हम जितनी भी इनकम अर्न करते हैं या जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ले लेती है। पर क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से हम उस इनकम को कम दिखा सकें, या फिर जो हमारा टैक्सेशन जा रहा है, हम टैक्स फाइल कर रहे हैं, उस टैक्स से हमें कुछ छूट मिल सके? हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या किसी ऐसी एक्सपेंडिचर करते हैं जिसमें गवर्नमेंट हमें रिकमेंड करती है कि आप इसके बेसिस पे आप कुछ अमाउंट टैक्स से डिडक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे सारे के सारे एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड काइंड ऑफ इनकम ऑन दैट इन्वेस्टमेंट्स हमें अलाउड होते हैं टैक्स में फाइल करने के लिए एज अ डिडक्शन। तो हमारा टॉपिक है डिडक्शन, विच स्टार्ट फ्रॉम अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जय हिंद। होप बच्चा आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं 80C से, ठीक है। बट 80C से शुरू करने से पहले हमें ये ज़रूर जानना है कि ये 80C का डिडक्शन या डिडक्शन हम ले कब सकते हैं। 80C के डिडक्शन को अवेल करने के लिए हमें कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। तो ये बात हमने क्लियर कर ली है कि डिडक्शन 80C टू 80U में सब कुछ लिखा हुआ है जिसे हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में से। सॉरी, तो वो बेसिक एलिमेंट्स क्या है, वो सारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसके बाद हम डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है दैट द डिडक्शन आर गिवन आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आपको डिडक्शन तभी मिल सकता है जब आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर रखा हो। डिडक्शंस आपको मिलेगी 80C से 80U तक ही। एंड डिडक्शन आर नॉट अलाउड ऑन इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच कम्स अंडर 111A। ओके, लॉटरी इनकम पे भी नहीं मिलती है, और इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस एंड एक्सेट्रा, इस तरीके की स्पेकुलेटिव पे इनकम पर कभी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती। डिडक्शन के नॉट भी एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपने जो ग्रॉस टोटल इनकम निकाली है, जो आपको आता है, लाइक 5 हेड्स ऑफ इनकम्स आर देयर: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम PGBP एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद हम इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाय आफ्टर एडिंग क्लब्स। और जब ये ग्रॉस टोटल इनकम आता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ग्रॉस टोटल इनकम के बाद ही हम डिडक्शन ले सकते हैं, और जो हम डिडक्शन ले रहे हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चल रहा है ग्रॉस टोटल इनकम कमा रही है और डिडक्शन हम ज़्यादा ले रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है तो क्या हम डिडक्शन ले सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि ग्रॉस टोटल इनकम होगा ही नहीं तो आप डिडक्शन फाइल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनकम टैक्स फाइल करोगे अंडर सेक्शन 139। ठीक है, और ये कंडीशन भी है कि डिडक्शन शुड बी क्लेम्ड इन फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ income under section 139, otherwise it not be allowed. So these are 4 and 5 conditions which should be fulfilled before the claim of deduction under section 80C to 80U. Okay, let's start deduction from 80C, which is also known as payment based deduction or deduction in respects of investments. So have a look this picture. अगर आप कभी भी डिडक्शन लेते हो और ऐसे प्रोस्पेक्टिव पे डिडक्शन ले रहे हो जो किसी न किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या पेमेंट बेस्ड डिडक्शन होनी चाहिए, तो आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा किसी चीज़ के पेमेंट के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एप्लीकेबल है आप कर देते हो। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। और वो इन्वेस्टमेंट्स है कौन कौन सी? तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इनकम जनरेट करते हैं तो हम लाइफ इंश्योरेंस में उसे पे कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। EPF में पे कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है, PPF में पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 5 इयर्स के लिए, एक्सपेंसेस कर देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज़ें। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इक्विटीज़ में, प्रिंसिपल्स पेमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में, पेंशन फंड्स में, सीनियर सिटीजन्स में, ट्यूशन फीस में अपने बच्चों की, या सुकन्या समृद्धि लिमिटेड, या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। तो ये तो मेन हेड हो गया विच इज कम्स अंडर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब इसके डीप कंसेप्ट के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम आज का डिडक्शन सिर्फ 80C ही रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं।
मेरे कंसेप्ट्स देने के बाद, मेरे नोट्स देने के बाद आप फिर भी एक बार कोशिश करना कि एक बार आप NCERT के PDF से भी गो थ्रू कर लें। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा कुछ वहाँ पे कंटेंट मिले जिसका आप इस्तेमाल कर सको, ठीक है। तो एक बार बस रीड करने के लिए वहाँ से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिडक्शन अलाउड किसको होगा। सो डिडक्शन अवेल एंड एलिजिबल पर्सन जो हो सकते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल HUF हो सकते हैं जिनको रेसिडेंट होना जरूरी है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था हु कैन बी अ रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके। मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड होगी वो होगी अप टू रुपीज 1,50,000। 1,50,000 से डिडक्शन एक्सीड नहीं कर सकती। So following are the investment eligible for the deduction. First, मैंने आपको बताया था ना LIC. So first deduction can be claimed on the basis of investment under section 80C. That is the investment of life insurance policy on life of self. जिस पर्सन ने इनकम टैक्स पे किया है वो खुद हो सकता है जो जनरेट कर रहा है इनकम, उसकी स्पाउस। अब उसके स्पाउस का मतलब है, स्पाउस मतलब होता है पार्टनर, लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर मीन्स अगर मेरी कोई पार्टनर है फीमेल तो वो हो गई स्पाउस। अगर वो इनकम टैक्स पे कर लिया तो मैं उसके लिए हो गया स्पाउस, यानी ईच अदर, ओके, हस्बैंड और वाइफ। चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट ध्यान देना जरूरी है कि माइनर और मेजर दोनों हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। हम उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें HUF भी आ जाते हैं और HUF के कोई भी मेंबर आ सकते हैं। कर्ता तो हेड होगा ही, उसके अलावा जितने भी मेंबर हैं वो भी आ सकते हैं इसमें। अब क्वांटम क्या है? क्वांटम मीन्स कि कंडीशन क्या है। अगर हम इनकी कंडीशन की बात करें, जब अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए ले रखा है और 1 अप्रैल 2003 एंड 31 मार्च 2012 के बीच में ले रखा है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम, अप टू 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अलाउड, जितना कैपिटल सम अलाउड है। अगर यही डिडक्शन आपको चाहिए उस लाइफ इंश्योरेंस पे जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है 1 अप्रैल 2012 के बाद, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 बट बिफोर 1 अप्रैल 2013, तो आपको इस पे अप टू 10% प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। किस पे मिलेगा? एक्चुअल कैपिटल सम अलाउड। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे ये एक्चुअल कैपिटल सम अलाउड है क्या। 15% का भी आपको डिडक्शन मिल सकता है, मिनिमम कैपिटल ऑफ सम अलाउड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो। 10% का मिलेगा अगर ये जो डेट्स बताए गए हैं इन डेट्स में से कुछ मेंशन नहीं किया जाता कि कब है, साइलेंट है डेट के लिए, तो हम उस पर डायरेक्ट कितने % का डिडक्शन दे सकते हैं? 10% का डिडक्शन दे सकते हैं। एनी अदर पर्सन्स अदर देन मेंशन अबव। कुछ चीजें इसमें नोट कर लेने वाली हैं। क्या? प्रीमियम ऑन अकाउंट ऑफ पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये पहला कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, जो कि हम स्पाउस के लिए ले सकते हैं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ ले सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं, ठीक है। माइनर हो, मेजर हो, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट पेमेंट बेस्ड डिडक्शन की, तो हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80C अंडर द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? 3 तरीके के प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड आप बोल सकते हो रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा अगर अनरजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड है तो वो इसमें अलाउड नहीं होगा, ठीक है। एनी अदर प्रोविडेंट फंड अगर आप इसमें कभी इन्वेस्ट करते हो एक्सक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा अनरजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड। सो कंट्रीब्यूशन आपने जितना भी कर रखा है वो पूरा का पूरा अलाउड होगा, बट ध्यान रहे 1,50,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये किस किस का अलाउड हो सकता है? खुद का हो सकता है, सेल्फ का हो सकता है, स्पाउस का हो सकता है, चिल्ड्रन का हो सकता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ओके। कंट्रीब्यूशन मे बी इन हिज और ओन अकाउंट, स्पाउस अकाउंट और चिल्ड्रन अकाउंट, इनके अकाउंट पे हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन है सब्सक्रिप्शन टू NSC। NSC स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके। सो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने
इन्वेस्ट किया है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको डिडक्शन अलाउड होगा, बट सेम ईयर में अलाउड होगा। एग्जाम्पल, मैंने अगर 2025 के असेसमेंट, मैं आज 2026 का 25 का असेसमेंट कर रहा हूँ, तो 2025 के असेसमेंट में मैंने ये डिडक्शन ले लिया होगा। ये समझ में आया? इसे समझिए, 2026 में प्रीवियस ईयर का असेसमेंट होगा, ओके, यानी मैं कैलकुलेट करूंगा इस बार इनकम टैक्स और पे करूंगा। बट सिक्योर्ड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के केस में मैं प्रीवियस ईयर ही डिडक्शन ले चुका हूँ, तो इस साल जो मुझे डिडक्शन लेना है वो 2026 का ही डिडक्शन लेना है, मींस अलाउड होगा डिडक्शन के लिए। सेम ईयर डिडक्शन अलाउड होता है इसमें बेटा। नेक्स्ट पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है हमारे पास, नोटिफाइड इक्विटी लिमिटेड सेविंग स्कीम्स यूटीआई फॉर ओन माइनर चिल्ड्रन ओनली, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, आप हाउसिंग लोन के बारे में वैसे भी पढ़ चुके हो हाउस प्रॉपर्टी में, और हाउस प्रॉपर्टी में आप वहाँ पे अंडर सेक्शन 24A एंड 24B ये पढ़ चुके हो, जिसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे और एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, बट वहाँ पे इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिलता था, प्रिंसिपल पे डिडक्शन नहीं मिलता था। यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, जो प्रिंसिपल को पे कर रहे हो उसके ऊपर डिडक्शन अलाउड हो रहा है, ओके। बट अमाउंट ध्यान रखना, इन सबको मिला के 1,50,000 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ट्यूशन फीस, अगर आपके बच्चे हैं, 4 बच्चे ले लेते हैं, 3 बच्चे ले लेते हैं, और वो बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट, एक्सक्लूडिंग देयर डोनेशन फीस एंड डेवलपमेंट फीस, जो ट्यूशन फी है जिसमें बच्चा फुल टाइम पढ़ रहा है, कोई भी 2 बच्चे के ऊपर, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे के ऊपर मुझे डिडक्शन लेना है, तो वो अलाउड नहीं होगा। मुझे 2 ही बच्चों का उस पर डिडक्शन मिल सकता है, वो भी उसके फुल टाइम ट्यूशन फी के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट डिडक्शन जो हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं फिक्स डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक फॉर लेस देन 5 ईयर्स। अगर हमने किसी शेड्यूल बैंक में 5 ईयर के लिए, कम लेस देन 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रखा है एज अ फिक्स डिपॉजिट, तो उसके ऊपर हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड स्कीम्स ऑफ NABARD, इसके ऊपर हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अमाउंट पेड इन 5 years टर्म्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस टाइम्स डिपॉजिट, इसके ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर हमने किसी पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करवा रखा है फिक्स डिपॉजिट्स के नाम पे, तो कर सकते हैं हम, टर्म्स डिपॉजिट भी कहते हैं इसको। एंड डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, हम इसे भी कर सकते हैं। अगर आप एक गर्ल चाइल्ड हैं तो आप अपने डैड से पूछ सकते हैं कि उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन कर रखी होगी, इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी किसी न किसी बैंक में सुकन्या समृद्धि नाम से, जो कि आपके लिए होगी फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ये गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसके लिए हमारे मॉम डैड इन्वेस्ट करते हैं, चाइल्ड वेलफेयर, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर ओनली, ओके। सो दीज ऑल आर द टर्म्स एंड द कंडीशंस which comes under section 80C, which we can use for the deduction. So these are the contributions and the payments regarding the investments. अब इसको हमें याद कैसे करना है? वेट, याद करने से पहले हम एक बात जानते हैं कि ये जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट्स की है, ठीक है, लाइक हमने जो इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पर चेक करें G से K तक, यानी फिक्स डिपॉजिट से लेके सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट तक, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ इनकम गेन होता है ना। तो वो जो इनकम हमें रिसीव होगी, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो या किसी और तरीके के फॉर्म में हो, वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ओके। याद रखना इस कंडीशन को, G2K, इट मींस फिक कम्स अंडर फिक्स्ड डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड NABARD schemes, amount paid in account of senior citizen savings, amount paid for the 5-year terms deposit post office and deposit in Sukanya Samriddhi account, okay। तो एक क्वेश्चन करिए इसके ऊपर, इस कंसेप्ट्स को आप एक बार खुद लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये प्रोविजन अच्छे से याद हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में होता है कि ये प्रोविजन एग्जैक्टली उतर के आ जाता है, तो करना क्या है, हमें इसे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है लिख के, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार ना इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं।
तो एक एग्जाम्पल में हमने उठाया है एनसीईआरटी से। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं। कंप्यूट द नेट टैक्सेबल इनकम मिस्टर अरविंद फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16। डेट ओल्ड है, भूल जाइए इसको, मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे गिवन है ग्रॉस सैलरी गिवन है 4,50,000, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि अपनी वाइफ के लिए लिया था उसने, और सम अश्योर्ड कितना है 4,000। इसने पे कितना किया है उस पे 1,200। ध्यान देते रहना कि कितना सम अश्योर्ड है, बताया था ना, कैपिटल सम अश्योर्ड, और कितना उसने प्रीमियम पे किया है। दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। ओके, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज वाइफ लाइफ 400 पे किया है उन्होंने। टर्म डिपॉजिट्स, ओके एक भूल गए हम, लाइफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर। डिपेंडेंट ब्रदर था कहीं, जो प्रोविजन हमने पढ़ा नहीं था, खैर बाद में देखेंगे। 400 पे किया है। टर्म डिपॉजिट फॉर 5 years विद अ शेड्यूल्ड बैंक 4,000। Contribution to ULIP 600, amount deposited in PPF 13,000, contribution to RPF recognized provident fund, याद रखना UPF में नहीं होता, unrecognized provident fund अलाउड नहीं होगा। Amount incurred on education, child education, एक चाइल्ड 3 चाइल्ड है, A B C, A के ऊपर 2,800, 1,400, 1,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके 3 बेटे हैं या 3 बच्चे हैं जिसमें 1-2 लड़की, उस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे। ओके, आपके 3 बच्चे हैं, तो उन तीनों बच्चों में से एक बच्चे की जो फीस जाती है वो 2,800 जाती है, एक बच्चे का 1,400 जाता है और एक बच्चे का 1,000 जाता है। आप किसका लेना पसंद करोगे डिडक्शन, किसके फीस का? ऑब्वियस सी बात है जिसका सबसे ज्यादा आ रहा होगा। आप 2,800 एंड 1,400, सही सोच रहे हो आप। Now 5 years term deposit in post office 3,000 कर रखा है, सब्सक्रिप्शन टू NSC 5,000 कर रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम LIC। अब देखना प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने दे रखा है 4,600, बट इंटरेस्ट अमाउंट 6,000। वेट, इंटरेस्ट अमाउंट पे हमें ATC में डिडक्शन नहीं मिलता, किस में मिलता है? प्रिंसिपल अमाउंट में डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 4,600। तो 10,600 टोटल मिला के दे रखा है, बट हमें देखना क्या है? सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। समझ रहे हो ना? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। वेट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, अगर हम कंसेप्ट देखने की कोशिश करें तो क्या देखते हैं? फिक्स डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक फॉर लेस देन 5 year, ओके, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो इंटरेस्ट मिला है, इस इंटरेस्ट का हम क्या करें? 2,600 के इंटरेस्ट का क्या करें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, 5 heads ऑफ इनकम थे ना, पहले ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके ये ऐड होगा, फिर उसके बाद डिडक्शन में हम उसको वापस लेस कर देंगे। आगे देखते हैं। ही टुक लोन फ्रॉम LIC फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ रेसिडेंट, और ये बात कर रहा है इसके लिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लास्ट वाले को हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, अब इसका कंप्यूटेशन कैसे करना है? देखो, 4,50,000 आपके NCERT में उन्होंने ग्रॉस सैलरी डायरेक्ट लिख रखी है 4,50,000, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसे ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टैक्सेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिसमें से मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर रहा हूँ एज पर द ओल्ड रेजिम। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में से माइनस होती है एज पर सेक्शन 16, ठीक है, जो कि 50,000 में माइनस कर रहा हूँ। तो ग्रॉस सैलरी में से मैं अगर 50,000 माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास 4 लाख सैलरी बच जाती है, टैक्सेबल सैलरी। अब 4 लाख टैक्सेबल सैलरी बचने के बाद मुझे एक बात पता है, हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास कुछ है नहीं, तो हमने कोई अमाउंट डाली नहीं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना इंटरेस्ट गिवन है। देखो इंटरेस्ट गिवन है कितना? 6,000। अब नहीं है और इंटरेस्ट गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर 24B हाउस प्रॉपर्टी का कितना आ जाता है? 6,000 माइनस में। तो क्या 4 लाख में से क्या हम 6,000 माइनस कर सकते हैं? बिल्कुल। याद है कंडीशन हमने पढ़ा था, आफ्टर क्लबिंग इन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को। और हमारे पास 6,000 का लॉस आ रहा है, तो हम सैलरी से उसको सेट ऑफ कर देंगे। तो एक्चुअल हमारे पास कितना बच गया? 3,94,000। अब इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है? PGBP है? नहीं है। कैपिटल गेन है? नहीं है। क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है? हाँ है। अभी जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो इस क्वेश्चन में हमने देखा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितने का? 2,600 का। तो इस इंटरेस्ट को हम पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर देंगे, ठीक है,
फिर उसके बाद में माइनस करेंगे। तो क्या किया हमने, इसे इसमें ऐड कर दिया। जब 3,94,000 में हमने इसे ऐड किया, विच comes after the adding 2,600, 3,96,600। अब क्या बारी आई, अब बारी आई ATC को कैलकुलेट करने की। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसे हम ऐड कर देंगे और बाद में माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, G से लेके K तक जितनी भी इंटरेस्ट आई होगी फिक्स डिपॉजिट पे विच इज लेस देन 5, या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स पे, या फिर सुकन्या समृद्धि के, तो उसमें से उसको हम ऐड बैक कर देंगे और वापस एग्जेम्पशन के तौर पे लेस कर देंगे। वो एग्जेम्प्ट होता है, तो 2600 सबसे पहले हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। कर दिया। अब शुरू होता है डिडक्शन क्लेम करने का सीन। तो डिडक्शन क्लेम करने के लिए पहले डिडक्शन को कैलकुलेट करना होगा, और देखो कितना सारा डिडक्शन गिवन है, इतना सारा डिडक्शन गिवन है। तो हम क्या करें, कैलकुलेट करें? हाँ, आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे आ जाओ। अब वो बोल क्या रहा है, LIP ऑन हिज ओन लाइफ, सॉरी नॉट वाइफ, अपने लाइफ पे लिया है। कितना लिया है? 4,000 सम अश्योर्ड है, और वो कितना पे कर रहा है? 1200। कोई डेट गिवन है, और जब जिसमें डेट नहीं गिवन होती क्या होता है उसके ऊपर? 10%, उससे सिर्फ 10% मिलता है। तो अगर 4,000 सम अश्योर्ड का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 400 ना। तो ये तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? 400 मिलेगा। तो ये तो समझ में आ गया 400। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया 400 लाइफ इंश्योरेंस ऑन हिज लाइफ। ओके, 4,000 का 10%। फिर इसके बाद आप चेक करोगे तो लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर, उस पर लिया है उसने LIC, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हम क्या करें, दे दें? नहीं, ये तो प्रोविजन में ही नहीं है, तो इसको हम नहीं देंगे। ओके, वाइफ को मिल सकता है, वाइफ को मिल सकता है 400। टर्म डिपॉजिट कितना है? 4,000, ये तो पूरा का पूरा मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू ULIP कितना है? 600, ये भी पूरा मिलेगा। अमाउंट डिपॉजिट टू PPF कितना है? तो 13,000, ये भी पूरा मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू RPF कितना है? 4,000, ये भी पूरा मिलेगा। तो लो, हमने सब डाल दिया। ओन लाइफ, डिपेंडेंट ब्रदर को नहीं मिलेगा, नहीं लिखा। लाइफ ऑन हिज वाइफ 400 पूरा, डिपॉजिटेड 4,000 पूरा, ULIP 600, RPF को कितना? 13,000, RPF में कितना? 4,000। ठीक है। नाउ अमाउंट इनकर्ड ऑन एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। अभी हमने बात की थी, जिस बच्चे का सबसे ज्यादा, अगर 2 बच्चों का ही लेना है तो जिन बच्चों का सबसे ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा, ज्यादा फीस होगी, ट्यूशन फीस होगी, उसी का लेंगे। तो 2,800 ए का ले लिया मैंने, और B 1,400 रुपये ले लिया। टोटल मिला के 4,200 रुपये आया, इसे हमने ऐड कर दिया। 5 ईयर टर्म डिपॉजिट करवाया है, पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन टू NSC, पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। एंड रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, बताया था ना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अमाउंट 6,000 था, वो हमने ऊपर ऑलरेडी ऐड कर दिया, इस पर सेक्शन 24B हाँ ऐड कर दिया, और सॉरी लेस कर दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से। यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल आएगा, और प्रिंसिपल कितना था हमारे पास? 4,600। जब हम इसको टोटल करते हैं, तो टोटल करने के बाद कितना मिल रहा है? 39,200। एक बात याद रखना, कब तक अलाउड है, कहाँ तक अलाउड है हमें? अप टू 1,50,000 तक अलाउड है बेटा। और हमारा डिडक्शन आ कितना आ रहा है? 39,200। तो क्या 39,000 पूरा पूरा अलाउड होगा? बिल्कुल। 1.5 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए, समझ गए? 1.5 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 39,200 पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउड होगा। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा वर्किंग नोट 1 है। वर्किंग नोट 1 क्या है? डिडक्शन ATC का। तो हम टोटल 39,200 ऊपर लेके जाएंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC नोट 1, और 39,200 डिडक्शन माइनस कर देंगे। जब हम दोनों को माइनस करेंगे 3,96,600 में से, तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा होगा 3,54,800। मैं एक बात यहाँ पे नोट करवाऊँ, अगर आप NCERT देख रहे हो तो वहाँ क्वेश्चन में 50,000 लेस नहीं किया गया है ग्रॉस सैलरी में से। अगर आप उसको ऐड बैक कर देते हो, सो 3,54,800 में ऐड करने के बाद वो हो जाएगा 4,04,800। बस वो 50,000 का थोड़ा सा गड़बड़ा है। तो ये रहा आपका ATC, क्वाइट सिंपल। और अगर आपको ये नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं ये समझ में आते हैं, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, आप जानते हो कहाँ ये अपलोड होगा? द कॉमर्स क्लब इंस्टाग्राम पे। आप इसे वहाँ से कम 2 बार उठा के
लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली सेम प्रोविजन आ जाता है और उस प्रोविजन को हमें लिखना होता है और 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं। सो बी केयरफुल। और एक होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क ये है कि इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा करके बस उसे ट्राई करना, बने नहीं बने डोंट वरी अबाउट इट, बस उसे ट्राई करना कि आपने जो ये प्रोविजन की सीखा है ना, ये प्रोविजन आपको याद हो जाए। एक क्वेश्चन बस ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे ATCCC पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ पहुँचेंगे, ATCCC पे। ये रहा आपका सॉल्यूशन ATCCC, हम यहाँ पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।